केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 2। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आपके पास पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो आपके इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। वैलेंस इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एस ऑर्बिटल्स, ठीक है, कि वो एस ऑर्बिटल को भी फिल कर रहे होते हैं, या आप यूँ कह लो कि एस ऑर्बिटल जो इनका होता है ना, वो भी पार्शियली फिल्ड होता है या भी वो फिल हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप इनमें से कोई भी एटम ले लो। फॉर एग्जांपल आप इसमें से लेट्स से हम सबसे पहले सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसके बाद आपके सेकंड शेल के एस के अंदर आपके पास 2 आ जाएंगे, पी के अंदर आपके पास 6 आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद सोडियम के बाद जो 2, 4 एंड 6 10 पूरे हो गए, इसके बाद 3s के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 3s1 कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से अगर आप पोटेशियम की निकालना चाहो कि पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो पोटेशियम का आपके पास यूं होगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? 19। तो आपके पास 1s में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद आपके पास आ गया 2s में 2 एंड 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p6 के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है 3s एंड देन 3p। 3s में आपके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल आप गिनो, टोटल कितने हो गए? 18। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो 3d में जाना चाहिए ना, और 3d के बाद फिर आपके 4s होता है नेक्स्ट। अब होता ये है कि आपके जो 3d और 4s का जो आपस में, अगर आप ऑफ पॉप प्रिंसिपल को देखो ना, ऑफ पॉप प्रिंसिपल जो आपको एनर्जीज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, आपकी जो 3d की एनर्जी होती है ना वो हाई होती है, ठीक है, हाई। और आपकी जो 4s की एनर्जी होती है वो लो होती है, ठीक है। एनर्जी आप कैसे निकालते हो? n+l रूल से, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हो। ये क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपके पास होता है, ठीक है। तो आप 4s की कैलकुलेट करो तो आपकी एनर्जी आती है 4, और 3d की कैलकुलेट करो तो आपके पास 3+2 5 आ जाती है, ठीक है। इस वजह से आप कहते हो कि 4s में इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएंगे, तो 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पे खत्म हो रही थी, पोटेशियम की 4s1 पे खत्म हो रही है। और अगर आप इसे नेक्स्ट एलिमेंट्स लेते जाओ, ठीक है, रुबीडियम करो तो इसकी 5s1 पे खत्म होगी, इसकी 6s1 पे। इस तरीके से आप अगर स्ट्रोंशियम लेते हो तो इसकी 5s2 पे, कैल्शियम की 4s2 पे, मैग्नीशियम की 3s2 पे, ठीक है, बेरिलियम की 2s2 पे, लिथियम की 2s1 पे, ठीक है। तो बेसिकली आप ये पहले भी पढ़ चुके हो कि जो आपके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना आपके पास ग्रुप नंबर होता है। तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख ली और ये देख लिया कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनके लिए हम लोग जो ग्रुप 1A है, बेसिकली इसमें 2 ग्रुप्स फॉल कर रहे हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, ठीक है। ये जो ग्रुप 1A है ना, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जो कि आप पहले भी प्रीवियसली यूज कर चुके हो, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है। और ग्रुप 2A के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इनको हम कह देते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब ये जो अल्कली मेटल्स मैंने टर्म यूज किया है ना यहाँ पे, इसके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो हाइड्रोजन है ना वो मेटल नहीं होता। और हम इन जनरल जब अल्कली मेटल्स को डिस्कस करते हैं तो हाइड्रोजन को बीच में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन की जो पोजीशनिंग है वो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख चुके हो कि वो काफी ट्रबलसम थी, और फाइनली हम लोगों ने उसको ग्रुप 1A पे पुट किया था, बट वो एग्जैक्टली ग्रुप 1A के एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, ठीक है। तो आप अल्कली मेटल्स, अल्कली आप टर्म क्यों यूज करते हो? अल्कली जो है ना, ये अरब के अंदर सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका मतलब होता है एशेस, ठीक है। और ये जो एशेस होते थे, ये जो आपके पास प्लांट्स के एशेस होते थे ना, उनके अंदर से जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते थे उसमें आपके पास पोटेशियम और आपके पास पोटेशियम के अलावा सोडियम आपके पास उसमें पाया जाता था, ठीक है। तो एशेस के अंदर चूंकि सोडियम और पोटेशियम होता था, तो वो उन्होंने कहा कि ये जो पोटेशियम और सोडियम वाला जो ग्रुप है ना, इसको उन्होंने नाम दे दिया अल्कलीज, ठीक है। तो वैसे आजकल जो ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं उसके अंदर हम अल्कलीज किन्हें कहते हैं? बेसिस को, ठीक है, या बेसिस या बेस फॉर्मर्स को, ठीक है। और
अल्कली मेटल्स जितने भी आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से आप किसी का भी ऑक्साइड ले लो। फॉर एग्जांपल आप लिथियम सोडियम ऑक्साइड लेते हो Na2O, इसके अंदर अगर आप वाटर ऐड कर दो ना, ये वाटर के अंदर क्या करते हैं, ये आपके पास हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इनका ऑक्साइड लो, वो आपके पास एक बेसिक ऑक्साइड है, यानी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर बेस जनरेट करता है। ठीक है, आप इसी तरीके से आप कोई भी और ले लो, फॉर एग्जांपल Li2O आप ले लेते हो, इसके अंदर वाटर डिसॉल्व करते हो तो ये आपके पास क्या करेगा, LiOH, और ये भी 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि इनके ग्रुप 1A वाले जो होते हैं, इनके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी S1 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही होती है, और ग्रुप 2A वाले जो है इनकी S2 पे एंड हो रही होती है। तो बेसिकली इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना, वो +1 और +2 होती हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कैल्शियम +2 शो करता है और आपका पोटेशियम जो होता है वो +1 शो करता है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि इन जनरल क्या ट्रेंड्स होते हैं। हम इन पर्टिकुलर अब अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको अभी बताना भूल गया, ये जो अल्कलीन अर्थ हैं, हम इनको अल्कलीन अर्थ क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी जो अबंडेंस है ना, वो अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ये भी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा कि अल्कलीन अर्थ की जो अबंडेंस है वो कितनी है अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर, जो अर्थ का क्रस्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आप साथ साथ मेरे रहिएगा, जो मैं आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एटॉमिक रेडियस आप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, ग्रुप 1A की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप 1A की, यानी अल्कली मेटल्स की बात हो रही है एस ब्लॉक के अंदर। देखो जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा शेल आ जाता है, और एक्स्ट्रा शेल की वजह से आपके पास हर पीरियड एक शेल नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिनोट कर रहा होता है। ठीक है, तो आपके पास एक्स्ट्रा शेल की वजह से देखो नीचे से ऊपर की तरफ, आपके ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, आपके पास जो रेडियस है, साइज आपका वो बढ़ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे रेडियस इतना है, यहाँ पे इतना है, और यहाँ पे इतना है, रेडियस आपका ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जब आप आते हो ग्रुप के अंदर, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, या आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, तो होता ये है आपके पास टॉप टू बॉटम के एक्स्ट्रा शेल आ जाता है एक तो, और काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को, सबसे एक्स्ट्रा शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ईजिली रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली रिमूव, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएंगे तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए जो एनर्जी है वो कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो सीजियम के केस में देखो ये मिनिमम है, और आपके पास लिथियम के केस में ये मैक्सिमम है। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको पता है कि ये क्या होती है, ये आपकी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अट्रैक्ट करने की पावर होती है। ठीक है, और ये आप देखो कि टॉप टू बॉटम आपके पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, और इसका ताल्लुक भी आपके साइज के इंक्रीज करने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट वगैरह की वजह से होता है। ठीक है, कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिक्रीज करती हैं। और प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, जिसकी कितनी होती है, 4। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे भी डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम भी आपके पास डिक्रीज करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया है डेंसिटीज। ठीक है, अब डेंसिटी फिजिक्स के अंदर आप पढ़ चुके हो, डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब जब हम एटॉमिक डेंसिटीज की बात करते हैं ना, लेट से मैं आपके पास एक एटम लेता हूं। अब वैसे होना ये चाहिए कि जब ऊपर से नीचे आप आ रहे हो तो आपके पास क्या होता है कि एटम का जो साइज होता है वो बढ़ रहा होता है, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, और साथ में आपका जो एटॉमिक मास है, साइज तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो आपका मास है उसमें क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक मास आल्सो इंक्रीजेस। यस, टॉप टू बॉटम आपका मास भी इंक्रीज कर जाता है, ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल लिथियम का जो आपके पास मास है वो आपके पास 3 है, जबकि सोडियम का आपके मास 23 है। अब जब हम मास टू वॉल्यूम जब रेशियो देखते हैं ना, तो वॉल्यूम आपका जो होगा वो आपका रेडियस, एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका लेट से यहाँ पे आपको एक एनॉमली नजर आ रही होगी कि जो पोटेशियम है
इसका और सोडियम का, ये दोनों मैं आपस में कंपेयर कर देता हूँ, आपको बाकी भी खुद ही समझ आ जाएंगे। ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, इसमें आप देखो कि सोडियम का मास क्या होता है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39 आई गेस, 39 या 40 के करीब आपके पास पोटेशियम का मास होता है, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो तो ये ऑलमोस्ट उसके डबल है, 23 टाइम्स 2 46 होता है, ये 46 से थोड़ा कम है 39, ठीक है। जबकि अगर आप रेडियस में देखो तो एटॉमिक रेडियस में कितना डिफरेंस है इनका। एटॉमिक रेडियस में अगर आप सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर करो तो बहुत ही कम डिफरेंस है आपके पास, ठीक है। तो इस बहुत ही कम डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 0.2 है और यहाँ पे आप 0.2 से थोड़ा सा कम है और यहाँ पे 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये नैनोमीटर्स में इसको एमस्ट्रॉन्ग्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 एमस्ट्रॉन्ग्स हो जाएगा और ये 2 पॉइंट समथिंग एमस्ट्रॉन्ग्स हो, ये 1 पॉइंट समथिंग एमस्ट्रॉन्ग्स, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग्स आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग्स ये 10⁻⁻10 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर। अच्छा, तो हम डेंसिटीज की बात कर रहे थे। अब देखिए ऊपर से नीचे साइज भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, और मास और साइज का जो रेशियो है एक तरह से वो आपके पास डेंसिटी है। अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि मास कितना बढ़ रहा है और साइज कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तो आपका मास ज्यादा बढ़ रहा है और साइज आपका कम बढ़ रहा है, जैसे कि होता है, आप टॉप टू बॉटम आते हो, देखो ना यहाँ पे साइज आपके पास, मास आपका 3 है और यहाँ पे 23 है, ठीक है। काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। लेकिन लिथियम और सोडियम के अगर आप रेडियस पे देखो, नजर डालो तो उसमें बहुत ही कम फर्क है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की डेंसिटीज में काफी ज्यादा फर्क होगा। डेंसिटीज की जब आप बात करोगे तो सोडियम की काफी ज्यादा डेंसिटी होगी बिकॉज इसका मास काफी ज्यादा हो गया है निस्बतन लिथियम के। जब आप पोटेशियम की बात करते हो ना तो मास सिर्फ डबल हुआ है, ठीक है, और मास में कोई खास फर्क नहीं पड़ा एक तरह से आप कह लो, और वॉल्यूम जो है आपका वो भी चेंज हो गया। और जब वॉल्यूम जब आप निकालोगे रेडियस क्यूब करके, बिकॉज एक स्फीयर्स होते हैं एटम्स, तो डेंसिटी का जो ट्रेंड है वो एग्जैक्टली बढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको यूज समझ लो कि जो डेंसिटी है वो चूंकि दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि दोनों किस एक्सटेंट तक चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई खास ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा होता। उसके बाद आपके पास बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है कि मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है, मेटेलिक बॉन्ड गेट्स वीकर, ठीक है। और उसकी वजह आपके पास क्या होती है, उसकी वजह ये होती है टॉप टू बॉटम जब आप आते हो कि आपके पास एक्स्ट्रा शेल आ जाता है और साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो साइज इंक्रीज की वजह से आपके पास लेट से दो एटम्स हैं और ये दो छोटे एटम्स हैं, लेट से ये सोडियम के दो एटम्स हैं और ये ऊपर वाले जो हैं ये आपके पास सीजियम के दो एटम्स हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि सोडियम के केस में इनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा और सीजियम के केस में वीक हो जाएगा बिकॉज इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इनके काफी ज्यादा एक तो बढ़ चुके होते हैं, ठीक है। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट वगैरह भी होता है, तो वो जो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये तो ट्रेंड्स थे। अब देखो ऊपर से नीचे आपके पास क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहे हैं आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज आपकी जो फोर्सेज होती हैं वो वीकर होती जा रही होती हैं, ठीक है। फोर्स वीक होंगी तो आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 2A के ऊपर। ग्रुप 2A, ग्रुप 2A के अंदर अगर हम बात करें जो कि आपके पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल्स के अंदर सबसे पहले तो आपके पास एटॉमिक रेडियस आ गया। एटॉमिक रेडियस आप देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें आपका बढ़ रहा है रेडियस, ठीक है। और टॉप टू बॉटम आपके पास बढ़ता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अल्कली मेटल्स के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी रिड्यूस हो रही हैं। इसकी रीजन आपके पास एक्स्ट्रा साइज का इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिड्यूस होना है। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इटसेल्फ आ गई है और ये आप देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपके पास क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं टॉप टू बॉटम, और इसकी भी रीजन मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को डिस्कस किया। इसके बाद आपके पास आगे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड कुछ इरेगुलर सा है। पहले आपके पास क्या हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है मैग्नीशियम तक, फिर मैग्नीशियम से कैल्शियम पे जब आप जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, फिर आप कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे जा रहे हो फिर हल्का सा कम हो रहा है, और फिर स्ट्रोंशियम से बेरियम तक आपके पास फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड आपके पास डिफरेंट आ रहा है ना, इसकी सबसे मेजर जो रीजन है वो क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप ये तो जानते होंगे कि ये सब के सब मेटल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेटेलिक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल। और वो मेटेलिक क्रिस्टल की शेप क्या होती है, वो कोई भी हो सकती है आपके पास वो ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, मैं इनका पर्टिकुलर बता देता हूँ। ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये वाले जो दो है ना, ये आपका जो स्ट्रक्चर शो करते हैं वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में ये होता है आपके पास कि हेक्सागोन्स टाइप बने होते हैं, ठीक है,
और ऊपर उसके गिर्द आपकी एक और लेयर आती है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और लेयर आती है और यूं आपके पास पैकिंग हुई भी होती है एटम्स की, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में आपके पास HCP फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट टू है आपके पास कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम, इनके अंदर आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपके पास क्यूब है ना, इस क्यूब के इन लोकेशंस के ऊपर तो एटम्स होते ही होते हैं। आपका हर फेस का जो सेंटर होता है ना, लाइक ये बॉटम, ये राइट साइड, इन सब आपके सेंटर्स, फेस के सेंटर्स के ऊपर भी आपके एटम्स रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और इससे जो नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है वो आपके पास बेरियम का है, जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के आपका क्या होता है कि जो आपका क्यूब होता है ना, देखने में कुछ ऐसा होता है। तो क्यूब का बाकी सारे पोजीशंस पे तो एटम्स होते हैं, यहाँ पे बॉडी के एग्जैक्टली मिड में भी एक एटम पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो चूंकि इनके आपस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ही टोटली डिफरेंट हैं, तो हम इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनको डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो सिंपली किस चीज पे डिपेंड करेंगे, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। सॉरी, जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करेंगे, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ इटसेल्फ जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और चूंकि आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपके पास इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे कम हो रहा है। अगर तो कैल्शियम भी HCP कैरेक्टर शो कर रहा होता तो आपके पास कैल्शियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए था मैंगनीज से, ठीक है। इसके बाद आपके पास आगे मेल्टिंग पॉइंट्स का जो ट्रेंड है वो भी आप देखो कि वो भी ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है जैसा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स का था। और इसके अंदर भी रेगुलरिटी कुछ वैसी ही है कि मैग्नीशियम पे ज्यादा फर्क आ रहा है, और इसका ताल्लुक भी आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही से है। यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आपके पास एक चीज होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, ये बेसिकली ये होती है कि अगर आपके पास कोई मेटेलिक क्रिस्टल है ना पूरा, ये आपके पास कोई एक मेटेलिक क्रिस्टल है, तो इस मेटेलिक क्रिस्टल में कितना, अगर इन सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए, इन सारे के सारे बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए, ठीक है, एक किलो जाउल के अंदर आपके जितने भी सॉरी 1 किलो जाउल नहीं, 1 किलो जाउल के अंदर तो आपकी एनर्जी होगी ना, आपकी जो एक मोल लिया जाए किसी सब्सटेंस का, 1 मोल, फॉर एग्जांपल मैं 1 मोल ले रहा हूं, और ये आपका लेट से सोडियम की बात कर रहा हूं मैं, ये सोडियम था पूरा और इसका मैंने 1 मोल लिया और सारे के सारे बॉन्ड्स को मैंने तोड़ दिया। तो इस सारे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वो मेरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, ठीक है। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, हर एटम को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, टोटली सेपरेट करने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ताकि आपके पास कोई भी बॉन्ड ना रहे, मेटेलिक बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का अगर आप ट्रेंड देखो तो वो आपके पास कुछ ऐसा है कि मैग्नीशियम में आपके पास ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और फिर आपके पास कैल्शियम में ऊपर जा रहा है, और आपकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ही एग्जैक्टली कंट्रोल कर रही होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को। और ये दोनों ग्राफ्स को अगर इकट्ठा आप देखो तो आप देखो एग्जैक्टली सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पे भी नजर डालो तो वो भी एग्जैक्टली कुछ वैसा ही ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो इसकी रीजन आपके पास बेसिकली एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है। इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के साथ हमारा एक लास्ट हाइड्रेशन एनर्जीज, जो कि लास्ट लेक्चर जो पिछला चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर हाइड्रेशन एनर्जीज को डिस्कस किया था कि ये क्या होती हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ये बेसिकली एनर्जी जो होती है जो रिलीज होती है जब आप हाइड्रेशन होती है किसी भी एक एलिमेंट की, ठीक है, उसके एटम्स की, यानी उसके जब वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, यानी जब आप वाटर के अंदर डाइसोल्यूशन होती है ना, जब वाटर के अंदर, तो आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो आपके पास क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब जब हाइड्रेशन एनर्जी अगर आप रिकॉल करो लास्ट लेक्चर से, आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले उस लास्ट लेक्चर पे जाओ जो हाइड्रेशन एनर्जीज का था फर्स्ट चैप्टर से, और उसमें डिटेल से आप देख लो कि हाइड्रेशन एनर्जीज जो हैं ये आपकी बेसिकली चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, चार्ज टू साइज, और साइज को लेट से मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम आपके पास क्या हो रहा होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आपके पास ये होता है कि आपका चार्ज तो सेम रहता है ना, लेट से आप ग्रुप 1A की बात कर रहे हो, ग्रुप 1A जो है इसमें चार्ज आपके पास सेम रहेगा, चार्ज कितना होगा आपके पास +1, और ग्रुप 2A में चार्ज आपके पास होगा
+2, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स में चार्जेस आपके पास ये होते हैं। और आपके पास जो साइज है टॉप टू बॉटम, इसका मतलब चार्जेस तो सेम होंगे ना किसी एक ग्रुप में, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आप आते हो तो सिर्फ आपका साइज इंक्रीज करता है। तो जब आपका ये एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जीज आपकी डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जीज हैं आपकी अल्कली मेटल्स में भी, अल्कली मेटल्स में और अल्कलीन अर्थ मेटल्स में, दोनों के अंदर आपकी ऊपर जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो ये रिड्यूस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी अल्कली मेटल्स के अंदर सबसे पहले लिथियम 505, फिर उसके बाद नेक्स्ट सोडियम 475, देन 384, देन 345 एंड देन 310 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी अल्कलीन अर्थ मेटल्स के भी हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम रिड्यूस कर जाती हैं चार्ज सेम होने की वजह से। ठीक है, सो लास्ट चीज जो हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इनकी जो अकरेंस है, अकरेंस अल्कलीन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स की। ठीक है, जैसे कि आपको नेम इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अल्कलीन अर्थ है ना ये तो अर्थ के अंदर होते हैं, और ये जो दोनों है ना ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इनकी जो आपके पास होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है और लेफ्ट से राइट आपकी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आपकी फर्दर डिक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब है इनकी नॉर्मली जो अपने बाकी ग्रुप्स की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम होती हैं। इसका मतलब है ये कभी भी जब अपने कंपाउंड्स बनाते हैं ना तो ये अपने कंपाउंड्स के अंदर जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो काफ़ी हाई होता है, और आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो हाई होने की वजह से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। और ये वाली बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आ सकती है अगर आप चैप्टर 1 के अंदर जो आपके कंपाउंड्स के अंदर ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए थे उनको आप एक नजर देख लो। ठीक है, जिनके अंदर हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे और हैलाइड्स। ठीक है, तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो आपके टॉप टू बॉटम कह रहा हूँ, जब आप अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हो, इनके अंदर आपके जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स भी और अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी। तो रिएक्टिविटी की वजह से होता यह है कि कभी भी ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो गोल्ड है ऑरम, वो जमीन के अंदर से एज इट इज गोल्ड ही निकलता है। वो ये नहीं होता कि कोई गोल्ड का लेट से AuCl2 या लेट से कोई कंपाउंड है और आप उसके अंदर से फिर क्लोरीन को अलग करोगे या कोई अजीबो गरीब सा कॉम्प्लेक्स निकला है जिसके अंदर से आप फिर गोल्ड को अलग करोगे, ऐसा नहीं होता, वो फ्री स्टेट में होता है। ठीक है, जो आपके अल्कली मेटल्स और अल्कलीन अर्थ मेटल्स है ना ये आपके हमेशा कंबाइंड में होते हैं, फ्री में नहीं होते। कंबाइंड स्टेट में इस वजह से होते हैं कि ये फौरन रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी की वजह से ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। ये नॉर्मली अपने ओर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके ओर्स होते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में सारे मेंशन जो है आपके पास लिथियम के भी, सोडियम के भी, पोटेशियम के भी, आपके पास जो सिलिका वगैरह होता है, सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, सिलिकेट्स ऐसे होते हैं -2, और आपके पास नॉर्मली जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स होते हैं ये सिलिकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट एक आपको मैं चीज़ बता दूं, बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी हुई हैं। एक जो चीज़ रह गई है वो ये है कि आपके जो ग्रुप 1A है ना, ग्रुप 1A का जो लास्ट एलिमेंट है आपके पास, जो कि आपके पास फ्रांसियम है, वो आपका नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता और ये आपका लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल का मतलब है ये फौरन चेंज हो जाता है और ये किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेशन कहते हैं इस प्रोसेस। हम ग्रुप 2A की अब बात करते हैं। ग्रुप 2A के अंदर आपके जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके नेचुरली अकरिंग हैं। ठीक है, और ग्रुप 1A में जो है ये फ्रांसियम नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसको हम लोगों ने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे पेक्यूलियर बिहेवियर्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले लिथियम की बात करेंगे और फिर हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे, लिथियम की एंड देन हम लोग बेरिलियम की, यस लिथियम एंड देन बेरिलियम की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सका, आपके पास जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स की अबंडेंस होती है वो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखो कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स में आपके पास लेफ्ट साइड पे अबंडेंस आ रही है, परसेंटेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आप देखो कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन वगैरह को तो आप फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज वो बाकी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपके पास कैल्शियम, फिर आपके पास साथ ही मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आपके पास बेरियम, फिर यहाँ पे साथ ही आप ये जो आपके 3-4 कंपाउंड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना,
फिर साथ में आप ये भी देखो कि पोटेशियम, सोडियम, ये जितने भी आपके हैं ना, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली अबंडेंट है। बाकी आपका पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट सारा का सारा राइट साइड पे, और सिर्फ 2-3 का एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनसे ज़्यादा अबंडेंट हैं, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, तो हम लोग उसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन तो नॉर्मली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अर्थ के क्रस्ट के अंदर ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अमूमन अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इनके अबंडेंस जो है ये बाकियों की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, इससे ऊपर सिर्फ 3 और कंपाउंड्स हैं आपके पास, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इनको अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो ये आपके पास अबंडेंस का चार्ट था, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो गया क्यों हम इनको अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पेक्युलर बिहेवियर डिस्कस करेंगे।